मेरा रंग साफ था, लेकिन मेरी बीवी जब भी बच्चा पैदा करती वो काले रंग का होता। मुझे बीवी से बहुत प्यार था, लेकिन जब पांचवा बच्चा भी काले रंग का पैदा हुआ तो मुझे शक हुआ। तो मैंने बच्चों का डीएनए टेस्ट का सोचा। जब बीवी को ये बात पता चली तो वो रोने लगी और बोली, अगर आपने टेस्ट करवाया तो मैं अपने सारे बच्चों को मार डालूंगी। मेरा शक मज़ीद गहरा हो गया, पर मैं ज़बरदस्ती बच्चों को लेबॉर्ट्री ले गया। जब रिपोर्ट आई तो बीवी के रोने की असल वजह समझ में आई, क्योंकि साजिदा कहाँ हो तुम, जल्दी से चाय ला दो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। मैं कमरे में बैठा जुराबे पहनते हुए अपनी बीवी को आवाज़ें दे रहा था, मगर इसकी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मेरा छोटा बेटा भी रो रहा था। दोनों बड़े स्कूल की तैयारियों में लगे हुए थे। बड़े की उम्र 8 साल और छोटे की उम्र 6.5 साल थी। कभी कभी मुझे लगता कि वो मेरे बच्चे ही नहीं हैं। मेरा रंग साफ था और इनका रंग इतना काला था कि मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती। कभी कभी तो मुझे मेरे दोस्त भी छेड़ देते कि मैंने ये माल कहाँ से लिया है। मेरी बेटी, जो मेरे सबसे छोटे बेटे की से बड़ी थी, वो अभी तक सो रही थी। इसकी उम्र 4 साल थी। वो अभी तक स्कूल नहीं जाती थी। मेरी बीवी मुझसे कह रही थी कि मैं इसे स्कूल में दाखिल करवा दूं, लेकिन मैंने सोचा अभी इसकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं हुई कि मैं इसे स्कूल में दाखिल करवाऊं। शायद मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसका रंग भी बहुत ज़्यादा काला था। मेरे चारों बच्चों का रंग इतना काला था कि मैं अपने सारे सोशल सर्कल में बदनाम होकर रह गया था। कभी कभी मैं इस सोच में पड़ जाता था कि न जाने मेरे बच्चों का रंग इतना ज़्यादा काला क्यों है। मेरा कलर साफ था और मेरी बीवी तो दूध की तरह गोरी थी, तो फिर ये बच्चे क्यों इतने काले थे। कभी कभार मैं सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में चला जाता और तरह तरह के वसवसे भी आने लगते। मेरा छोटा बेटा बिलक बिलक कर रो रहा था। वो उठ चुका था और अब उसे अपनी माँ की ज़रूरत थी, और उसकी माँ न जाने किन कामों में लगी हुई थी। मुझे गुस्सा आया तो मैं खुद कमरे से बाहर निकल आया, मगर वो बाहर भी कहीं मौजूद नहीं थी। फिर मैंने किचन का दरवाज़ा खुला हुआ दरवाज़ा देखा तो वहीं पर पहुंच गया। मैं जानता था कि वो नाश्ता ही बना रही होंगी। वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। वो बेचारी घर की अकेली औरत थी और भाग भाग कर सारे काम करती थी, लेकिन काम होते ही नहीं थे। साजिदा, ये क्या, अभी तक तुमने मेरा नाश्ता तैयार नहीं किया? तुम्हें पता भी है अगर मैं ऑफिस देर से जाऊं तो फिर मैनेजर बहुत बातें सुनाता है। मैंने अपनी बीवी से कहा तो वो कोई भी जवाब दिए बगैर जल्दी जल्दी चाय कप में अंडेलने लगी। यार, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? अब मेरे पास नाश्ता करने का टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मैं किचन से निकलने लगा तो वो बेचारी मुझे पीछे से आवाज़ें देने लगी। यूसुफ, प्लीज़ रुक जाए ना। आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरी आँख नहीं खुली। प्लीज़ आप नाश्ता करके जाएं और मैं आपका लंच भी पैक कर दूंगी। मैंने अपनी बीवी की आवाज़ सुनी तो रुक गया। मुझे अपनी बीवी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी कभी अपने बच्चों की रंगत को देखकर मुझे ऐसे ऐसे वसवसे आते थे कि मैं इससे बिल्कुल ही बदगुमान हो जाता। लेकिन अब मुझे वो वसवसे नहीं आ रहे थे। मेरी बीवी ने ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ पहन रखा था, जिसमें इसकी दूधिया रंगत चमक रही थी, और चेहरे पर रौनक देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। मैं जब भी इसे देखता था तो इसके चेहरे पर मुझे रौनक सी नजर आती थी। इसने मुझे रोका तो मैं भी रुक गया और इसके साथ मदद करवाने लगा। हालांकि मुझे ऑफिस से देर हो रही थी और मैं जानता था कि मैनेजर फिर मुझे सारे स्टाफ के सामने बेइज्जत करेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी पसंदीदा बीवी की बात कैसे टाल सकता था। मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई बहाना कर लूँगा और वो नाश्ता करके जाऊँगा जो इसने बड़ी मेहनत से बनाया था। मैं वहीं पर किचन में स्लेब पर ही बैठ गया। वो जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। नाश्ता वो तैयार कर चुकी थी, बस प्लेटें में ही निकाल रही थी। मैंने 3 प्लेटें एक साथ ही तैयार की। मेरे दोनों बड़े बेटे भी तो स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े थे, और मैं जाते वक्त इन्हें अपने साथ ही लेके जाता था ताकि वैन का खर्चा बच जाए। मेरे पास छोटी सी गाड़ी थी जो हमारा खसारा चला रही थी। मैंने स्लेब पे बैठे बैठे ही नाश्ता कर लिया। हालांकि मेरी बीवी कह रही थी कि मैं कमरे में चला जाऊं, वो नाश्ता वहीं पर ले आएगी, लेकिन मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। मेरी बीवी ने मुझे लंच बना कर दिया जो मैं लेकर गाड़ी में आ बैठा।
मेरे दोनों बच्चे अभी तक गाड़ी में नहीं आए थे, वो नाश्ता कर रहे थे। मैं इन्हें आवाज़ दे रहा था। 2 मिनट के अंदर अंदर वो भी आ गए और पिछली सीट में पर आकर बैठ गए। तो मैंने गाड़ी घर से निकाली। हमारे निकलते ही मेरी बीवी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सुबह का गया हुआ शाम 8 बजे वापस आता था। दोपहर को मेरे बच्चे पैदल ही वापस आते थे, क्योंकि स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वो इतने बड़े थे कि अकेले आ सकते थे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला और मेरी बीवी ने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे एक अजीब सी उलझन होने लगी। हालांकि ये रोज़ का मामूल था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बीवी को यूँ आज़ाद अकेला इस घर में छोड़कर न जाऊँ। न जाने क्यों मेरे जहन में बार बार ये ख्यालात आने लगे थे कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। हम दोनों मियाँ बीवी का रंग साफ था, न जाने क्यों हमारे बच्चे इतने काले थे। तरह तरह के वसवसे मुझे सता रहे थे। मैं गाड़ी चलाने के साथ साथ वो भी सोच रहा था जिसका अभी वक्त नहीं था। अचानक से एक बाइक वाला सामने आया और मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को ब्रेक लगाई। मेरे दोनों बच्चे भी डर रहे थे। छोटा वाला है तो बाकायदा तौर पर रोने लगा था और हम इसे देखकर हंसने लगा। मेरी भी हंसी निकल गई। फिर मैंने सारे ख्यालात को झटका और सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर दी। 5 मिनट के अंदर इनका स्कूल आया। वो उतर कर चले गए तो मैंने गाड़ी तेज़ रफ्तार में सड़क पर दौड़ा दी। 10 मिनट के अंदर मैं भी ऑफिस पहुंच गया। मैं सारा दिन ऑफिस में मसरूफ़ रहा। मैं जानता था कि मुझे रात 8 बजे ही घर जाना होगा। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर मगरिब की अज़ानें हुई तो मेरा दिल चाहा कि मैं उड़कर घर चला जाऊं, लेकिन अभी ऑफिस टाइमिंग ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे 8 बजे ही घर जाना था, इसीलिए वक्त गुजारने लगा। काम तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वक्त से पहले जाने की इजाज़त भी नहीं थी और मैं अपनी मर्ज़ी चलाकर ये नौकरी गंवाना नहीं चाहता था। मुझे 2 महीने के बेरोज़गारी के बाद ये नौकरी मिली थी, जिसे मैं बड़े जोशो खरोश के साथ कर रहा था। पहले भी मैं एक अच्छे से ऑफिस में नौकरी करता था और मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन फिर वो ऑफिस बंद हो गया तो मेरी नौकरी भी चली गई और इस दौरान 2 माह में घर पर बैठा था, जिससे मुझे ये एहसास हुआ था कि अगर मर्द बेरोज़गार हो तो फिर औरत भी इससे मोहब्बत नहीं करती। इस दौरान मुझे एहसास हुआ था कि साजिदा मुझसे खिंची खिंची सी रहती है। हालांकि वो मेरा ख्याल भी रखती थी, मुझे खाना भी बना कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी सेविंग्स में से घर का खर्चा भी करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे खिंची खिंची रहती है, जैसे वो कुछ करना चाह रही हो और मेरी मौजूदगी में कर ना पा रही हो। लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। फिर जब मेरी नौकरी लगी तो मुझसे भी ज़्यादा वो खुश दिखाई दे रही थी और इसकी खुशी मुझसे हज़म नहीं हो रही थी। लेकिन अब मैं इस बात को भुला चुका था। मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए तकरीबन 3.5 महीने हो गए थे। मुझे अपनी तनख्वाह का इंतज़ार था। मेरी बीवी के पेट में 7.5 माह का बच्चा पल रहा था और अब डिलीवरी में सिर्फ और सिर्फ 1.5 माह रह गया था। मेरी बीवी के सारे बच्चे नॉर्मल हुए थे और डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा भी नॉर्मल होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ पैसे जमा करना चाहता था, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो तो फिर थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है। अब मुझे शिद्दत से इस बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार था और वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि इस बार हमारी बेटी होगी। मुझे शिद्दत से बेटी के पैदा होने का इंतज़ार था। आया इसकी रंगत किस पे जाती है। मेरा दिल चाह रहा था कि इसकी रंगत अपनी माँ पे चली जाए और वो अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत गोरी चिट्टी हो, लेकिन अभी तक मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ था। फिर जब घड़ी पर 8 बजे तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस से बाहर निकल आया। वैसे तो ऑफिस टाइमिंग शाम 4 बजे थी, लेकिन मैं डबल शिफ्ट लगाता था ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। मैं अपनी बीवी का वो उधार भी चुकाना चाहता था जो इसने इन 2 माह में खर्च किया था जब मैं बेरोज़गार था। इन पैसों का इसने मुतालबा नहीं किया था, इसने खुशी खुशी ही घर पर खर्चा किया था। लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक्स्ट्रा काम करके इसके वो पैसे चुका दूं जो इसकी सेविंग्स थे। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी बीवी के पैसे खा जाऊं, और वैसे भी वो मेरी पसंदीदा औरत थी जो मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। ये अलग बात थी कि बच्चों की वजह से हर वक्त ही मेरे जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आते रहते थे। मैं थोड़ी देर के अंदर ही घर पहुंच गया। मैं गाड़ी में बैठा हॉर्न बजाने लगा था, लेकिन वो अभी तक दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मुझे घर के बाहर आए हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए थे,
लेकिन वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। फिर मैंने मोबाइल निकाला और इसे काल मिलाने लगा तो मुझे इसका नंबर एंगेज मालूम हुआ। वो किसी और से बात कर रही थी। जैसे ही मोबाइल पर मुझे ये आवाज़ सुनाई दी कि आपका मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ़ है, तो मेरा खून खोलने लगा। न जाने वो किससे बात कर रही थी कि इसे होश ही नहीं था कि मैं दरवाजे पे आया हुआ हूँ। मैं गाड़ी से उतरा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। लोहे का दरवाज़ा शोर पैदा करने लगा। फिर 2 मिनट के अंदर ही इसने दरवाज़ा खोल दिया। इसका सांस फूला हुआ था कि वो जैसे वो भागती हुई आई है। मैं दोबारा से गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर के अंदर ले आया। मैंने गाड़ी पार्क की और फिर गाड़ी से नीचे उतर आया। वो कमरे की तरफ जा रही थी। रुको साजिदा, मैंने बहुत गुस्से से कहा और वो रुक गई और हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हूँ कि मैं भला वजह क्यों इस पर गुस्सा कर रहा हूँ। हालांकि गुस्सा करने की वजह मेरे पास थी। साजिदा, तुम किससे फ़ोन पर बात कर रही थी? मैंने कहा तो इसे चुप लग गई थी। वो जवाब नहीं दे रही थी। शायद इसे फ़ोन करने में ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इसे कॉल कर रहा हूँ। यूसुफ, क्या मतलब है आपका? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं तो किचन में काम कर रही थी, इसीलिए आपके आने से की खबर नहीं हुई। जैसे ही इसने ये कहा तो मेरे जहन में घंटियाँ बजने लगीं। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी के अभी इसे इसके मोबाइल पर वो कॉल दिखा दूँ जो इसने न जाने किसको की थी, लेकिन मैंने चुप साध ली। मैंने सोचा कि चुपचाप ही इसके मामले की तह तक जाऊँगा और आखिर वो मुझसे ऐसा क्या छिपा रही है जिसकी वजह से इतना बड़ा झूठ भी बोल दिया। अब मुझे एहसास हो गया था कि वाकई में इसे ये मालूम नहीं हुआ कि मैं इसे इस दौरान कॉल कर रहा था, जिस दौरान वो न जाने किससे लंबी लंबी बातें कर रही थी। अच्छा, तुम किचन में थी? मैं समझा शायद तुम किसी से फ़ोन पर बात कर रही होगी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो। खाना बाद में खाऊंगा, अभी सर में दर्द हो रहा है। मैंने ये कहा और फिर अपने कमरे की तरफ चल दिया, तो वो भी चुपचाप किचन की तरफ चल दी। मैं कमरे में गया तो मेरे दोनों बच्चे कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। वैसे तो वो अपने कमरे में ही सोते थे, लेकिन अब हमारे कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। दोनों छोटे हमारे पास रहते थे। मैं बच्चों के पास बैठकर इनकी पढ़ाई वगैरह देखने लगा। थोड़ी देर के अंदर मेरी बीवी चाय बनाकर आ गई। मैंने चाय पी और इस बारे में सोचने लगा जो थोड़ी देर पहले हुआ था। मेरे जहन में खलबली सी मची हुई थी कि आखिर वो किससे फ़ोन पर बात कर रही थी कि मुझसे झूठ बोल दिया। मगर इस बात का जवाब मेरे पास नहीं था। इस बात का जवाब तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बीवी के पास था। वो मेरे सवाल करने पर इसने झूठ बोल दिया था, तो मैं क्या ही कर सकता था। वैसे मैं इसे असलियत दिखा सकता था और बता भी सकता था, लेकिन मैंने खुद ही खामोशी इख्तियार कर ली ताकि देख सकूं कि आखिर वो किन कामों में लगी हुई है। मैंने सोचा कि मैं 1-2 दिन घर पर बैठकर इस पर नज़र रखूँगा, लेकिन मैं जानता था कि अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। ऑफिस में कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, जिसकी वजह से मैनेजर ने कहा था कि हमें वक्त पर ऑफिस आना है और फिर वक्त से पहले हम जा भी नहीं सकते थे। लेकिन अब मुझे बेसब्री से संडे का इंतज़ार था। अभी तो मंगल था और मैं इतवार का इंतज़ार करने लगा था। मैंने सोचा कि इतवार के दिन सारा दिन घर पर रहूँगा, न किसी दोस्त के पास जाऊँगा और ना ही कोई और काम करूँगा। बस अपनी बीवी पर नज़र रखूँगा और देखूँगा कि वो क्या कर रही है। आज तक तो मुझे ये ख्याल ही नहीं आया था कि मैं इसका मोबाइल चेक करूं या इस पर नज़र रखूं, मगर आज इसके झूठ पर मुझे ये एहसास होने लगा था कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। थोड़ी देर बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया। मेरी बीवी पेट के दर्द की शिकायत कर रही थी। इसकी आंखों में नमी देखकर मैं सारी बदगुमानियां भुला बैठा। वो मेरी पसंदीदा औरत थी जिसे मैं परेशानी और दर्द में बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। साजिदा, तुम ऐसा करो कि बच्चों को सुला दो, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आखिर क्या मसला हो रहा है? मैंने कहा तो वो खामोश हो गई और बच्चों को सुलाने में लग गई। मैं जानता था कि इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि ये प्रेगनेंसी कुछ अजीब सी है। हालांकि पहले बच्चों के वक्त इसे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब वो कुछ दिनों से पेट में दर्द की शिकायत कर रही थी। फिर जब वो बच्चों को सुला चुकी तो हम दोनों गाड़ी में बैठकर घर से बाहर निकल आए और बाहर से कुंडी लगा दी
ताकि किसी को ये ना लगे कि बच्चे घर में अकेले हैं और सब यही समझे कि घर में कोई है ही नहीं। हम मोहल्ले में रहते थे, वैसे तो कोई ख़तरा नहीं था, बस मैं ज़रा वहमी सा था, इसीलिए मैं बाहर से कुंडी लगाती थी। मेरी बीवी मेरे साथ बैठी थी, इसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी थी। साजिदा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैंने इसका हाथ थामते हुए कहा। मेरा एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा हाथ इसके हाथ पर। मेरी बात सुनकर इसने असबात में सर हिला दिया तो मुझे इस पर बड़ा प्यार आया। वो मेरी वजह से इस दर्द से गुजर रही थी। वो तो कहती थी कि बच्चे 4 काफ़ी हैं। वो तो 2 बच्चों के वक्त भी कहती थी कि हमें और बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं ही गोरे बच्चों के इंतज़ार में बच्चे पे बच्चा पैदा करता जा रहा था। मुझे गोरे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। ये बात नहीं थी कि ये बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ भी कोई गोरा चिट्टा बच्चा पैदा होता और मैं अपने दोस्तों के सामने ये जाहिर कर सकूं कि वो बच्चे मेरे ही हैं। वो अक्सर शरारत में कह देते थे कि ये किसके बच्चे उठा लाए हो, इसीलिए मैं सोशल गैदरिंग में अपने बच्चों को ले जाने से कतराता था। और अब भी 2 दिन बाद मेरे दोस्त की बहन की शादी थी। इसने कहा था कि मुझे फैमिली समेत आना है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने बेबी बच्चों को कैसे ले जाऊंगा। बीवी पर तो मुझे कोई इतराज़ नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और हमारी जोड़ी बहुत जचती भी थी। लेकिन बच्चों से मुझे ज़रा शर्म महसूस होती थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते। अक्सर औकात वो मुझे यही कहकर छेड़ते थे कि हमने किसी और के बच्चे उठाए हुए हैं। वो तो मजाक मजाक में ही कहते थे, लेकिन इनकी बातें मेरे दिल पर छुरियों की तरह लगती थी। मेरा दिमाग फटने लगा था और अब भी मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा। हम अस्पताल पहुँचे, मेरी बीवी का चेकअप वगैरह हुआ, डॉक्टर ने कोई दवाइयाँ दी और फिर हम घर के लिए रवाना हो गए। सारा रास्ता हम दोनों खामोश बैठे रहे। हमारे दरमियान कोई भी बात नहीं हुई थी। मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि मैं तो न जाने किन सोचों में मगन था और मैं ये भी सोच रहा था कि मेरी बीवी क्या सोच रही है कि कुछ बोल ही नहीं रही। इसका मोबाइल इसके हाथ में था। मैंने सोचा कि मैं किसी बहाने इससे मोबाइल लेकर इसका मोबाइल चेक करूँगा, लेकिन वो मोबाइल ना ही कहीं रख रही थी और ना ही मुझे कोई बहाना सूझ रहा था। मैंने आज तक कभी भी इसके मोबाइल की चेकिंग नहीं की थी, इसीलिए मैं इससे मोबाइल मांगने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। फिर हम घर पहुँचे तो वो फ़ौरन उसे कमरे के अंदर चली गई। मैंने गाड़ी को लॉक किया और सहन में इधर से उधर टहलने लगा। मेरा दिमाग फट रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे चारों बच्चे ही तवे की तरह काले थे। इनका रंग बहुत ज़्यादा काला था। ये नहीं कि वो कोई गंधमी रंगत वाले थे, अच्छी खासी काली रंगत थी। मेरे दोनों बड़े बेटे तो छोटों से भी ज़्यादा काले थे और कभी भी मैं इन्हें कहीं पर भी लेके जाता। जब से मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया था तो मैंने इन्हें कहीं भी जाने से रोक दिया था। मैंने इनसे कहा था कि वो घर पर बैठकर पढ़ाई किया करें। वो बड़े थे और अकेले रह भी सकते थे, दोनों छोटे ही माँ के बगैर नहीं रह सकते थे। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इन सबको अपने दोस्त के बहन की शादी में ले जाऊंगा। लेके जाना भी ज़रूरी था क्योंकि दोस्त ने सख्ती से कहा था कि अगर मैं अपनी फैमिली को इसके घर ना ले आया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। यही सोचते सोचते मेरा दिमाग फट रहा था। फिर मैं कमरे में गया और बेड पर लेट गया। मेरी बीवी जाग रही थी और छोटी बेटी को दूध पिला रही थी। मुझे बहुत जल्द नींद आई और फिर सुबह जल्दी ही मेरी आँख खुल गई, वो भी अलार्म की आवाज़ पर। मैंने ही अलार्म लगाया था ताकि वक्त पर अपनी बीवी को नाश्ता बनाने के लिए उठा सकूं और ख़ुद भी जल्दी से तैयार हो जाऊं। मैंने बीवी को उठाया और ख़ुद बाथरूम में चला गया। फिर जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी बीवी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। चाय बन रही थी और रोटियां भी तैयार थी, बस अंडा तलना ही रहता था जो मैंने तल लिया। मुझे इसकी तकलीफ़ का एहसास था। मैंने सारे ख्यालात को झटका और काम में इसकी मदद करवाने लगा। सुबह में कभी कभार इसके काम में मदद करवा देता था, लेकिन रात को जब आता तो वो खाना बना चुकी होती थी और अब भी दर्द की शिकायत कर रही थी। मैंने इससे कहा कि वो दवाइयाँ बाकायदगी से ले, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने यही कहा था कि कोई मसला नहीं है, बस हमल की वजह से ही हो रहा है। फिर मैंने नाश्ता किया और अपने दोनों बड़े बेटे को लेकर अपनी बीवी को घर में तनहा छोड़कर बाहर आ गया।
वैसे वो तनहा तो नहीं थी, 2 बच्चे इसके पास भी थे, लेकिन मैं तो नहीं था। मैं इस पर नज़र रखना चाहता था जो मैं रख नहीं पा रहा था। स्कूल पास ही था, इसीलिए 4-5 मिनट के अंदर ही हम स्कूल से बाहर पहुंच गए। मेरे बच्चे उतर के जाने लगे तो अचानक से मुझे मेरा वो दोस्त दिखाई दिया जिसके यहाँ कल हमने शादी पे जाना था। इसने मेरे बच्चों को भी देख लिया था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इस बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस यही कह रहा था कि मैं अपनी फैमिली को लेकर ज़रूर आऊँ। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया कि मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा। मैं सारा दिन ऑफिस में मसरूफ़ रहा। शाम को घर आकर मैंने अपनी बीवी से इस बात का जिक्र किया तो वो खुश हो गई। वो कह रही थी कि वो घर पर बैठ बैठ कर थक गई थी। वक्त गुजरता गया और अगली सुबह भी आ गई। मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे छुट्टी भी मिल गई थी और आज शादी में भी तो जाना था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो अच्छा सा तैयार हो जाए और बच्चों को भी कोई क्रीम वगैरह लगा दे जिससे इनकी रंगत ज़रा साफ दिखाई दे। जैसे ही मैंने ये कहा तो मेरी बीवी अजीब से मुंह बनाने लगी थी। वो ऐसी ही थी, जब भी मैं इससे बच्चों की रंगत का जिक्र करता तो वो मुझे ही सुनवाने लगती कि मैं कितनी अजीब सोच रखता हूँ। आज तक मैंने इससे इस खदशे का जिक्र तो नहीं किया था जो मेरे जहन में पड़ रहा था। फिर शादी का वक्त हुआ तो मैं सारी फैमिली को एक साथ गाड़ी में लेकर अपने दोस्त के साथ के घर पहुंच गया। वहाँ पर मेरे कोलीग और कुछ कॉलेज के दोस्त भी अपनी बीवी बच्चों के साथ आए हुए थे। इनके गोरे चिट्टे बच्चे देखकर मैं एहसास कमतरी में मुब्तला होने लगा। हम सब एक ही मेज़ पर बैठे थे। वहाँ पर मेरा एक दोस्त अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ बैठा था। मेरे बेटे इसके बच्चों के साथ मोबाइल पर कोई गेम खेल रहे थे। मेरे बच्चों के चेहरे पर लाइट पड़ती तो इनके काले चेहरे वाज़ेह हो जाते और जैसे ही दूसरे बच्चों के चेहरे पर लाइट पड़ती तो इनके चेहरों से रोशनियां निकलने लगती थी। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा दोस्त और इसकी बीवी मेरे बच्चों की रंगत पर हंस रहे हैं और अजीब अजीब से तबसरे भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी औलाद कैसे हो गई। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरे दिमाग में एक बार फिर से घंटियाँ बजने लगी कि आखिर वो ठीक ही कह रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसी औलाद कैसे हो गई। हम दोनों गोरे चिट्टे थे तो ऐसे बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। मेरे जहन में खलबली मच गई थी। मैंने सोचा कि आज घर जाकर अपनी बीवी से दो टोक अंदाज में बात करूंगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ है। शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो मैं अपनी बीवी बच्चों समेत घर आ गया था। मेरा बिल्कुल भी बीवी से बात करने का मूड नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सभी दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं। वैसे मुंह पर तो कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो सब यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा था। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। शादी से वापस आए हुए भी हमें तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए थे। मेरी बीवी की तकलीफ़ में इजाफा होता जा रहा था। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, इसके दर्द की शिकायत भी बढ़ती जा रही थी। वो दवाइयाँ भी बाकायदगी से ले रही थी, न जाने फिर भी क्यों दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं भी इसी वजह से परेशान था। मैंने सारे ख्यालात को फिर से भुला दिया। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार था। मैं सोच रहा था कि अगर इस बार बच्चा गोरा पैदा हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि ये सारे बच्चे मेरे ही हैं। लेकिन जैसे ही मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर इस बार भी बच्चा काला पैदा हुआ तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास और कोई हल नहीं था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बीवी से बात करूँगा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इससे खुलम-खुला बात कर सकूँ। कि मैं कैसे इससे बात कर सकता था। भले ही हमारी शादी अरेंज हुई थी, लेकिन अब हम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं इससे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता था जिससे वो मुझसे नाराज़ हो। अब सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार था। वक्त पर लगा के उड़ता जा रहा था। मेरी बीवी को जैसे ही 9वां महीना लगा तो मैं बेसब्री से दिन गिनने लगा। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही पैदाइश हो जाएगी। मैं चाह रहा था कि मुझे ऑफिस से छुट्टियां मिल जाएं ताकि मैं अपनी बीवी का ख्याल रख सकूं, लेकिन ऑफिस से मुझे छुट्टी मिल ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से ही मैंने हफ्ते के दिन की छुट्टी मंजूर करवाई, क्योंकि इस दिन ही मेरी बेटी की पैदाइश होनी थी। अभी 1 हफ्ता रहता था और मैंने अभी से ही छुट्टी मंजूर करवा ली थी।
मैं डर रहा था कि कहीं आखिरी वक्त में मुझे छुट्टी ना मिले तो मैं क्या करूँगा। मेरे घर में और कोई नहीं था जो मेरी बीवी को अस्पताल ले जा सकता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। माँ बाप भी चल बसे थे और अब मैं अपने बीवी बच्चों के साथ इस घर में रहता था जहाँ मेरे माँ बाप की यादें थी। हमारा घर अपना था, कारोबार तो कुछ नहीं था, बस नौकरी ही थी, लेकिन फिर भी गुजारा अच्छा चल रहा था। वक्त गुजरता गया, 4-5 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। जुमे का दिन था। मेरी बीवी ने बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत की तो मैं इसे अस्पताल ले आया। अस्पताल वालों ने कहा कि मेरी बीवी को अस्पताल में दाखिल करना होगा तो मैं परेशान हो गया। मेरे चारों बच्चे घर पर थे। फिर मुझे अपनी पड़ोसन का ख्याल आया। वो कभी कभार मेरी कोई मदद कर दिया करती थी। मैंने सोचा कि इससे कह देता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे बेटे को अपने पास रख ले। डॉक्टर ने कहा कि आज ही पैदाइश होगी। मैंने ऑफिस में इतला किए बगैर ही ऑफिस से छुट्टी कर ली थी और अब मैं डर भी रहा था कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। मैंने तो इनसे हफ्ते के दिन की छुट्टी मांगी थी और आज तो जुमा था। मेरी बीवी को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। इसे दाखिल करवाने के बाद मैं वापस घर आया। दोनों छोटों को पड़ोसन के हवाले कर दिया जो इसने खुशी खुशी ही कबूल कर लिया। इसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी और वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। अमीन साहब के साथ मेरा अच्छा बोलचाल था, इसीलिए ही मैं बिला झिझक इनके दरवाजे पे चला गया था। दोनों बड़ों को मैंने समझा दिया था कि वो घर पर ही रहें और अंदर से कुंडी भी लगा लें। आज वो भी स्कूल नहीं गए थे। सुबह सुबह ही मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए सारे घर का इंतज़ाम धर्म भरम हो गया था। अब मुझे एहसास होता था कि मेरी बीवी बेचारी ने कैसे अकेले सारे घर को संभाल रखा है। मैं वापस अस्पताल में आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी पैदाइश में कुछ वक्त है। मुझे डॉक्टर पे गुस्सा आने लगा। पहले इसने मेरी बीवी को ये कहकर दाखिल कर लिया कि पैदाइश आज ही होगी और अब वो कह रहा था कि वक्त है। मैं बरामदे में बेंच पर बैठा अपनी बीवी के लिए दुआएं कर रहा था और सोच भी रहा था कि हमारी बेटी कैसी होगी। सारा दिन यूं ही गुजर गया। रात को डॉक्टर ने कहा कि आज केस नहीं होगा बल्कि कल होगा, तो मेरा गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। आज का दिन ज़ाया हो गया था और वो भी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की वजह से। ऑफिस से भी मुझे कॉल आई थी। ये तो भला हो मैनेजर का कि वो घायल हो गया था। मैंने इनसे कहा था कि मेरी बेटी की पैदाइश आज हो रही है, इसीलिए मुझे आज की छुट्टी चाहिए। सारी रात मैं इस बेंच पर उखड़ू बैठा रहा। मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई थी और वैसे भी अस्पताल में हर तरफ रोशनी चल रही थी। मेरी बीवी कमरे के अंदर थी और मैं सारी रात बाहर बैठा रहा। फिर आखिरकार सुबह भी हो गई। 8 बजे डॉक्टर चेकअप पर आए तो उन्होंने कहा आज मेरी बेटी की पैदाइश हो जाएगी, लेकिन 12 के बाद। अब भी उन्होंने पैदाइश का वक्त बहुत देर का रखा था। मैंने सोचा कि जब इतना वक्त गुजर गया है तो ये 4-5 घंटे भी गुजर ही जाएंगे। और फिर वो वक्त आ गया जब नर्स ने मुझे आकर कहा कि मेरी बीवी का केस किया जा रहा है। तो मैं दवाई मांगने लगा कि सब कुछ ठीक हो। फिर आधे घंटे के अंदर ही नर्स ने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी बीवी ने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया है और वो भी नॉर्मल तरीके से। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए बेसब्रा हो रहा था, लेकिन नर्स ने कहा कि अभी मैं अंदर नहीं जा सकता, अभी वो लोग इन्हें वार्ड में मुंतकिल करेंगे, इसके बाद ही मैं अपनी बीवी और बेटी से मिल सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे चेहरे से खुशी झलक रही थी। मैं ये सोच भी नहीं रहा था कि इस बार भी मेरी बेटी का रंग पहली औलाद जैसा होगा। जब मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए वार्ड में गया तो वो खुश दिखाई दे रही थी। बेटी के चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था। मैं बेसब्री से इसका चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहा था, इसीलिए बीवी की खैरियत मालूम करते ही मैं बच्ची के पास पहुंच गया। जैसे ही मैंने बच्ची के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरा दिमाग घूम सा गया। वो पहले ही काली रंगत वाली थी जैसे मेरे पहले बच्चे थे। मेरी बीवी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी ही नहीं। मैं मसनूई मुस्कुराहट भी नहीं सजा सकता था। मैं तो बेकायदा तौर पर सकते में आ गया था। यूसुफ, क्या हुआ आपको? आपको खुशी नहीं हुई? आप खुद ही तो कहते थे मेरी दूसरी बेटी होनी चाहिए। मेरी बीवी ने कहा तो मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ।
तुम बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं अपनी बीवी से इसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा तो वो मुझे अपने बारे में बताने लगी। थोड़ी देर बाद मैं कोई बहाना करके कमरे से बाहर निकल आया। डॉक्टर ने कहा कि शाम को मेरी बीवी और बेटी को छुट्टी दे दी जाएगी और फिर शाम भी बड़ी जल्दी आ गई। हम घर आ गए। सबसे पहले मैंने अपने दोनों छोटों को पड़ोसन के घर से लिया और फिर आ गया। डॉक्टर ने कहा था कि बस मेरी बीवी को 4-5 दिन का आराम करना होगा, इसके बाद वो चल फिर सकती है, क्योंकि बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा हुआ था। 4-5 दिन यूं ही गुजर गए। मैं खोया खोया सा रहता था। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता था। मेरी बीवी भी ये महसूस कर रही थी। हफ्ता यूं ही गुजर गया। मैंने 1 हफ्ते के लिए मुलाजमा रख ली थी और अब हफ्ता हो चुका था। मेरी बीवी बिस्तर से उठी तो मैंने मुलाजमा को छुट्टी दे दी। इतवार का दिन था। मैं आज ऑफिस नहीं गया था। मेरी बीवी और मैं कमरे में बैठे थे। दोनों बड़े बच्चे बाहर खेल रहे थे और तीनों छोटे कमरे में ही मौजूद थे। हमारे 5 बच्चे हो चुके थे और वो भी काले। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बीवी से बात करूं। मैंने सोच लिया था कि मैं बच्चों का DNA टेस्ट करवाऊंगा। वो मेरे बच्चे हैं भी या नहीं। मुझे शक था कि मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। फ़ोन वाली बात भी मुझे अभी तक नहीं भूली थी और ना ही इन बच्चों की रंगत मेरे जहन से उतरती थी। साजिदा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, मैंने कहा तो वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। वो अलमारी से कपड़े निकालकर तह लगा रही थी। साजिदा, तुम्हारी रंगत भी साफ है और मेरी रंगत भी इतनी गई गुजरी नहीं है। फिर ये बच्चे किस पर गए हैं? मैंने ये कहा तो इसके चेहरे की रंगत उड़ गई, जैसे इसे की कोई चोरी पकड़ी गई हो। यूसुफ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के काम है। बच्चों की रंगत जैसी भी हो, इसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। वो बोल रही थी, लेकिन इसकी ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था कि वो घबरा गई है। मुझे इसकी घबराहट देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं जो बेड पर बैठा तहम्मुल से इससे बात कर रहा था, गुस्से में उठ खड़ा हुआ। साजिदा, मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। ये बच्चे मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे जिनके माँ बाप की रंगत इतनी साफ़ हो और इनकी रंगत इतनी काली हो। मैंने कहा तो वो नम निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। यूसुफ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि ये बच्चे आपके नहीं हैं? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? वो गम और गुस्से के लहजे मिले जुले जज्बात में आकर बोली तो मुझे भी इस पर गुस्सा आ गया। मुझे वो मोबाइल वाली बात याद आ गई थी। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, इसका मुझे सचमुच जवाब देना। इस दिन जब तुमने गेट नहीं खोला था और मैंने तुमसे कहा था कि तुम किससे मोबाइल पर बात कर रही हो, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैं जानता था कि इस दिन तुमने मोबाइल पर बात कर रही थी और तुमने झूठ बोलकर मुझे मज़ीद शक में मुब्तला कर दिया। क्या तुम बता सकती हो कि तुम इस दिन किससे बात कर रही थी? मैंने ये कहा तो इसे चुप लग गई। वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी और इसकी चुप ही मुझे अंदर से काट रही थी। बस अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैं बच्चों का DNA टेस्ट करवाऊंगा। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने ये कहा तो वो रोने लगी। मैं वहाँ से जाने लगा तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यूसुफ, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपने सारे बच्चों को मार दूंगी। जैसे ही इसने ये कहा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से बाहर निकल आया। फिर मैं घर से ही बाहर निकल गया। मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा और फिर आधे घंटे बाद वापस आ गया। मेरी बीवी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरे बच्चे 2 बच्चे खेल में मगन थे। तीनों छोटों को कुछ भी पता ही नहीं था। मुझे देखकर वो भागकर मेरी तरफ आई और मेरे कदमों में घिर गई। यूसुफ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा। आप मेरी पाकदामनी का अंदाज़ा इस तरह DNA टेस्ट से नहीं करवा सकते। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मेरी बीवी कह रही थी और मेरा दिमाग फट रहा था। ठीक है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर आज DNA टेस्ट ज़रूर होगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैंने ये कहा और कमरे में आ गया। वो भी भागती हुई पीछे आ गई। यूसुफ, आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये बच्चे हमारे ही हैं। न जाने किसने आपके जहन में ये खन्नास भर दिया है, वो रोते हुए कह रही थी। मैंने भी इसे दो टोक अंदाज में कह दिया कि अगर आज DNA टेस्ट ना हुआ
तो मैं इसे यहीं पर खड़े खड़े तलाक दे दूँगा। तलाक वाली बात पर वो भी खामोश हो गई और फिर मेरे कहने पर बच्चों को तैयार भी करवा दिया। फिर हम सब अस्पताल के लिए रवाना हो गए, वो भी साथ आई थी। सारा रास्ता ही वो रोती आई थी। मुझे इसकी हिम्मत पर हैरत हो रही थी। मैं समझ गया था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं और मुझे हैरत हो रही थी कि वो कैसे मेरे साथ आ गई है। बहुत जल्द ही हम अस्पताल पहुंच गए। सब बच्चों के टेस्ट किए गए, लेकिन रिपोर्ट के लिए हमें 1-2 घंटे के इंतज़ार करना था। हम लोग अस्पताल में बैठे थे। बच्चों को कोई इल्म नहीं था कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। और जब रिपोर्ट सामने आई तो मुझे अपनी बीवी के रोने की वजह मालूम हो गई। रिपोर्ट में यही आया था कि वो सारे के सारे बच्चे मेरे ही हैं। मेरी बीवी ने नम आंखों से देखते हुए मुझसे कह रही थी, आपको मुझ पे एतबार नहीं था ना, अब तो एतबार आ गया कि वो बच्चे आपके ही हैं। रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। मेरा दिमाग फट रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। वो बेचारी इसलिए ही रो रही थी क्योंकि मैंने इस पर तोहमत लगाई थी और मैं समझ रहा था कि वो गलत है, इसलिए मुझे रोक रही है। मेरा दिमाग फट रहा था, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। मेरी बीवी मेरे करीब आई। फिर जब इसने मुझसे एक बात कही तो मुझे हैरत का झटका लगा। यूसुफ, आज मैं आपके वो सारे खदशात दूर कर दूंगी जिसकी वजह से आपने मुझ पर तोहमत लगाई है। आज से 15 साल पहले की बात है, जब मेरी रंगत बहुत ज़्यादा काली थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मेरी सारी दोस्तें गोरी थी और फिर मैंने वो इलाज करवाया जिसकी वजह से मैं गोरी चिट्टी हो गई। मैंने गोरा होने वाले इंजेक्शन लगवाए थे, इसलिए मैं गोरी हूँ, वरना अगर आप मेरी पहली वाली तस्वीरें देखें तो आप मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। और ये बच्चे मुझ पर ही गए हैं। मेरी बीवी ने कहा तो मैं हैरान रह गया। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने कैसे अपनी बीवी पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी थी। साजिदा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मोबाइल वाली बात से मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैंने दोबारा से मोबाइल वाली बात की तो वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ये शक भी मैं दूर कर देती हूँ। मैं अपने भाई से बात कर रही थी। आपने मुझे मना किया था कि मैं इससे बात ना करूँ, इसलिए मैं आपसे छुपा रही थी। मेरी बीवी ने कहा तो मैं शर्मिंदा सा हो गया। एक मर्तबा मेरे साले से मेरा ज़रा सा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने अपनी बीवी से कहा था कि वो अपने भाई से बात नहीं करेगी। इसलिए ही वो बेचारी मुझसे छिपा रही थी। मैं शर्मिंदगी में डूबता जा रहा था। फिर मैं अपने बच्चों और बीवी को लेकर घर पहुंच गया। मेरी बीवी मुझसे नाराज़ नहीं थी, लेकिन मैं खुद से शर्मिंदा सा हो रहा था कि आखिर मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया था कि मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई कर सकती है। मेरे बच्चे मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। बस लोगों की बातें ही मेरा दिल जलाती थी। वो और सबसे बढ़कर मेरे अपने जहन का खन्नास ही मुझे गलत सोच पर मजबूर कर देता था। लेकिन अब सारी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। मैं मुत्तमिन हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगी। हालांकि वो कह चुकी थी कि इसने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है, लेकिन मेरे अंदर तो छुरियाँ चल रही थी कि मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया।